हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में करेंगे हम रिवीजन यूनिट 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 12 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ expenditure that the people plan to incur on the purchases of the goods and services produced in the economy corresponding to the different level of income during the period of an accounting year। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर सभी लोग मिलकर, सभी सेक्टर्स मिलकर कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। यानी कि समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में लेंगे तो इसके होते हैं 4 कंपोनेंट: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वी विल कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कौन से घटक होते हैं। हम यहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी को एक बार देख लेते हैं कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास कौन कौन से घटक होते हैं। फर्स्ट सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। ये करता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय, इसको हम शो करते हैं सी से। नेक्स्ट यानी कि सेकंड आपका आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और उत्पादक निवेश व्यय, इसको हम शो करते हैं आई यानी कि इन्वेस्टमेंट से। थर्ड सेक्टर आता है हमारे पास गवर्नमेंट यानी कि सरकारी व्यय की बात कर रहे हैं। सरकारी व्यय में दोनों ही आ जाते हैं, सरकार के कंजम्पशन वाले खर्चे भी और सरकार के इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे भी। टोटल मिला के इनको शो करते हैं हम जी से। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेक्टर आता है जब हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे होते हैं यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे लिंक होते हैं, तो हम निकालते हैं नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। हम ये फर्स्ट 2 सेक्टर्स ही लेके चलेंगे। थर्ड एंड फोर्थ यानी कि गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर नहीं रहेंगे। नाउ वी कम टू द एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति क्या होती है। बहुत इजी है। पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सभी मिलकर जितना प्रोडक्शन करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि समग्र पूर्ति से अभिप्राय उस समग्र उत्पादन से है जिनके उत्पादन के लिए उत्पादक योजना बनाते हैं। यहां पर हो गया एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर हम डेफिनेशन में कर चुके हैं। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। इस टोटल प्रोडक्शन की ही मॉनेटरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं इनकम पर, जो कि आप नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में कर चुके हैं। आई होप यू कैन कनेक्ट इट। यानी कि जितनी भी इनकम हमारे पास है उसको या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसको सेव करेंगे। की पॉइंट ओवर हियर इज कि हमारी इनकम या तो कंज्यूम करेंगे या हम इसको सेव करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन से। यानी कि कंजम्पशन फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि ये हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंड्यूस कंजम्पशन यानी कि प्रेरित उपभोग। ये हमारा आय पर निर्भर करता है, इनकम के ऊपर निर्भर करता है। कि एपीसी होता है हमारा औसत उपभोग यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि टोटल कंजम्पशन को जब हम टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एपीसी। एपीसी की वैल्यू बेटा कहाँ कहाँ तक आ सकती है, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन यानी कि सी और ये है आपका इनकम यानी कि वाई। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा कंजम्पशन जो है हमारी इनकम के बराबर है। यानी कि हमारी इनकम जितनी हमारी आय है पूरी आय को हम कंजम्पशन पर खर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी सेविंग्स 0 होती। तो इस कंडीशन में ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा एपीसी जो होता है वो 1 के बराबर होती है। इस पॉइंट से पहले की स्थिति में हमारा एपीसी जो है वो 1 से बड़ा होगा क्योंकि हमारे कंजम्पशन जो है हमारी इनकम से ज्यादा होते हैं। इसके बाद की स्थिति में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे कंजम्पशन हमारी इनकम से कम रहेंगे और एपीसी हमारा 1 से कम रहेगा। एपीसी हमारा 0
कभी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमपीसी यानी कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यानी कि वाई में बदलाव होने की वजह से हमारे कंजम्पशन कितने बदल रहे हैं, ये हम देखते हैं सीमांत उपभोग के अंदर। सीमांत उपभोग की वैल्यू हमारी 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। एमपीसी की वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0 जब होगी जब हम एडिशनल इनकम में से कोई भी उपभोग नहीं कर रहे। जब कोई भी उपभोग नहीं कर रहे तो हमारा चेंज इन कंजम्पशन 0 हो जाता है और हमारी एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमपीसी की वैल्यू 1, यानी कि बढ़ी हुई इनकम को, पूरी इनकम को हम कंज्यूम कर लेते हैं, इस स्थिति में हमारा एमपीसी 1 आ जाता है। नाउ वी कम टू द सेविंग फंक्शन। अगर आप कंजम्पशन समझ चुके हो तो आपका सेविंग फंक्शन बहुत ईजी है। इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी -c से, यानी कि ये होती है हमारी डिस सेविंग्स। जब हम जीरो इनकम पर होते हैं, जीरो इनकम के ऊपर हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से हमारी होती है डिस सेविंग्स। तो ये डिस सेविंग होती है हमारा पहला कंपोनेंट। सेकंड होता है हमारा प्रेरित बचत, यानी कि ये होती है हमारी वाई के ऊपर निर्भर, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेरित बचत। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस। औसत की हम बात कर रहे हैं। टोटल सेविंग्स को जब हम टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है एपीएस। एपीएस की वैल्यू हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पर, आप सबको पता है कि हमारी कोई भी सेविंग्स नहीं होती हैं, तो यहाँ पर हमारी एपीएस जो है वो 0 हो जाती है। और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी एपीएस की वैल्यू होती है हमारी 0 से 1, यानी कि ये होती है हमारा नेगेटिव। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस की वैल्यू होती है हमारी पॉजिटिव, लेकिन ये कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 होने का मतलब है आप पूरी की पूरी इनकम को सेव कर रहे हो, बचत कर रहे हो। वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन बना रहता है। इसके अलावा हम करेंगे एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, यानी कि बढ़ी हुई इनकम में से आप कितनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, ये होता है हमारा एमपीएस। और इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, क्योंकि एडिशनल इनकम को, पूरी एडिशनल इनकम को आप हो सकता है कंज्यूम कर रहे हो, और इस स्थिति में हमारा एमपीएस 0 आ जाता है। लेकिन अगर पूरी बढ़ी हुई इनकम को अगर आप सेव कर लेते हो तो हमारा एमपीएस आ जाता है 1। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपका पेपर में आ सकता है। यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि y जो होता है या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम इसको सेव करते हैं। दोनों तरफ आप y से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा एपीसी और एपीएस, और दोनों को प्लस करते हुए y को y से डिवाइड करते हुए आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा पेपर के लिए। अगला है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द एमपीसी एंड द एमपीएस। ये भी सेम तरीके से होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि बढ़ी हुई इनकम को या तो हम कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम उसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको डेल्टा वाई से बोथ साइड डिवाइड करते हुए एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 डिराइव कर देंगे। नेक्स्ट वी विल कम टू द इक्विलिब्रियम इनकम, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं। अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है, तो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम लेते हैं कंजम्पशन और दूसरा लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया हमारी आय, यानी कि इनकम हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जब हम कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। ये होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व की मदद से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। इसमें देखिएगा ग्राफ बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल से जो लाइन ये कर्व बनता है, ये एवरी टाइम सेम रहता है और इसको कहते हैं हम आय, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ग्रीन से जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि उपभोग फलन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्पल लाइन जो है, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड, जो कि हमारा कंजम्पशन को इन्वेस्टमेंट प्लस करने के बाद हमने निकाला है एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और जहां पर
एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा संतुलन की स्थिति है। इसके सामने हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि संतुलित आय या संतुलित जीडीपी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहां से कर लीजिएगा। अब कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि इसको शो करते हैं हम के लेटर से। दिस इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में जो चेंज होगा उसके चेंज के रेशियो को हम कहते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर के लिए हम दो फॉर्मूले और करेंगे। ये है हमारा एमपीसी की फॉर्म में और ये है हमारा एमपीएस की फॉर्म में। K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि K इक्वल टू 1 बाय MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय के परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि एमपीएस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मल्टीप्लायर कम होता जाएगा। लेकिन एमपीसी के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, एमपीसी जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मल्टीप्लायर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, यानी कि जो लोग काम कर सकते हैं और प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी जाता है, तो इसे कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है और प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है और उसे रोजगार मिल भी रहा है, तो इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट इज द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर वर्कर इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट वर्क, यानी कि व्यक्ति काम करने के योग्य भी है, वो प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करना भी चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो उसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जहां पर कार्य करने के इच्छुक और योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था में सी फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उपभोग फलन है, जहां पर सी उपभोग व्यय है और वाई जो है हमारा राष्ट्रीय आय है। निवेश यहाँ पर 400 करोड़ है और पूछा है इसने कि क्या 1500 करोड़ के आय स्तर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, यानी कि वो पूछ रहा है कि ये संतुलन में है या नहीं। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि संतुलन की स्थिति कौन सी है। संतुलन की स्थिति है बेटा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होनी चाहिए। संतुलन की स्थिति से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सी फंक्शन दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है और आई के बारे में हमें निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं संतुलन की स्थिति से। एस हमारा वाई होता है, एडी हमारा सी प्लस आई होता है जो हम पीछे कर चुके हैं। इनकी वैल्यूज यहाँ पर हम ये रख लेते हैं। सी हमारा होता है 200 प्लस 0.5 वाई और आई जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा 400 करोड़ है। तो इस तरीके से हमारा वाई को एक तरफ ले जाते हुए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये आंसर आएगा आपका 1200 करोड़, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमारी जो आय निकली वो हमारी 1200 करोड़ है, यानी कि 1200 करोड़ है। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला था 1500 करोड़, तो यानी कि 1500 करोड़ के आय स्तर पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि का 75% उपभोग पर खर्च किया जाता है, यानी कि 75% जो है वो उपभोग पर खर्च कर रहा है। कहां पर खर्च कर रहा है? कंजम्पशन के ऊपर। तो निवेश जो है 10,000 करोड़ से बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, ये है हमारा 10,000 करोड़। आय में कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना है आय की कुल वृद्धि।
यानी कि ये पूछ रहा है डेल्टा आई के बारे में। नेक्स्ट हमारा है उपभोग व्यय में कुल वृद्धि, यानी कि यहाँ ये पूछ रहा है डेल्टा सी के बारे में। ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। एमपीसी क्या होता है हमारा? चेंज इन सी डिवाइड बाय द चेंज इन वाई। और हमारा 75, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 100 में से हम 75 खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से हमें मिल जाएगा एमपीसी 0.75। और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश गुणक क्या होता है? ये होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से हमारा मल्टीप्लायर आ जाएगा 4। ये करोड़ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कि k इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और यहाँ से आपको निकल जाएगा डेल्टा वाई की वैल्यू, दिस इज 40,000 करोड़। नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट में। यहाँ हमें निकालना था डेल्टा सी के बारे में, और डेल्टा सी के बारे में हम निकालेंगे एमपीसी के फॉर्मूले से। एमपीसी के फॉर्मूले में आता है डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई की वैल्यू हमें यहाँ से पहले से पता है, हमें 40,000 करोड़ है, और उसके अलावा हमारा एमपीसी 0.75 था, तो यहाँ से हमें डेल्टा सी मिल जाएगा 30,000 करोड़। I hope this is clear and good luck for your exam.